मुद्रा पूर्ति को कंट्रोल करना सेंट्रल बैंक का सबसे इंपॉर्टेंट काम होता है और इसके लिए वो कोई भी पॉलिसी टूल्स अपना सकते हैं और मार्केट में सौदेबाजी पर भी इफेक्ट पड़ता है इसका। वेलकम टू फ्यूके एजुकेशन। मैं रश्मि परिहार आपके लिए क्लास 12 की इकोनॉमिक्स लेकर आई हूँ और इकोनॉमिक्स का ये हम पढ़ रहे हैं थर्ड चैप्टर मुद्रा और बैंकिंग। तो मुद्रा और बैंकिंग का ये फोर्थ टॉपिक है जो है मुद्रा पूर्ति के नियंत्रण में नीतिगत उपकरण और सट्टा उद्देश्य। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। आज मुद्रा पूर्ति के नियंत्रण में नीतिगत उपकरण, ठीक है। मुद्रा पूर्ति के नियंत्रण करने में नीतिगत उपकरण जो मॉनेटरी पॉलिसी इंस्ट्रूमेंट, केंद्रीय बैंक, आरबीआई अर्थव्यवस्था में चलन धन की मात्रा को नियंत्रित करने के लिए कई उपकरणों का उपयोग करता है, ठीक है। अब केंद्रीय बैंक क्या करता है कि अर्थव्यवस्था में जो भी चलन है, धन की मात्रा को कैसे नियंत्रित करना है, कब कंट्रोल करना है, किस प्रकार से, तो उसके लिए वो कई उपकरणों का उपयोग कर सकता है। तो इसके लिए जो उपकरण है इन्हें दो भागों में बांटा सकता है। एक परोक्ष सामान्य नीतिगत उपकरण, जनरल है ना टूल्स, और ये संपूर्ण अर्थव्यवस्था में मुद्रा की मात्रा को प्रभावित करते हैं। जो सामान्य नीतिगत उपकरण वो अपनाता है, एक संपूर्ण अर्थव्यवस्था में मुद्रा की जो मात्रा है उसको ये प्रभावित करते हैं, उस पर असर डालते हैं। बैंक दर नीति, बैंक रेट पॉलिसी, आरबीआई बैंक दर बढ़ाता है और ऋण महंगा, मुद्रा पूर्ति घटती है। जब ऋण महंगा होता है तो मुद्रा पूर्ति क्या होती है, घटती है। आरबीआई बैंक दर घटाता है तो ऋण सस्ता होता है और मुद्रा पूर्ति बढ़ती है। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं क्या अपोजिट हो रहा है कि आरबीआई में जब बैंक दर बढ़ जाती है तो ऋण कैसा होता है, महंगा होता है, ऋण लेना हमें महंगा पड़ जाता है और मुद्रा की जो पूर्ति है वो क्या हो जाती है, घट जाती है। लेकिन जब आरबीआई बैंक दर को क्या करता है, घटा देता है, तो उस समय ऋण लेना सस्ता हो जाता है, हम आसानी से ऋण लेते हैं और मुद्रा पूर्ति जो है वो बढ़ जाती है। अब मुद्रा पूर्ति बढ़ती है इसलिए ऋण भी सस्ता हो जाता है। यहाँ पे मुद्रा पूर्ति घटी इसलिए ऋण महंगा हो गया। तो ये थी बैंक दर की नीति। फिर सेकंड है खुला बाजार परिचालन, ओपन मार्केट, ठीक है, ऑपरेशन ओएमओ। आरबीआई सरकारी प्रतिभूतियों को बेचता है। आरबीआई क्या करता है, जो सरकारी प्रतिभूतियां हैं उसके पास उनको बेचता है और धन बाहर निकलता है। और मुद्रा पूर्ति मतलब जब वो सरकारी जो प्रतिभूतियां उसके पास जमा है उसको बेचता है तब वो धन क्या है, बाहर निकलता है। वैधानिक तरलता अनुपात, एसएलआर बढ़ने पर बैंक अधिक धन सरकार सोने में रखते हैं, ऋण कम, धन आपूर्ति, और एसएलआर घटने पर ऋण बढ़ता है और धन की आपूर्ति यहाँ पे क्या होती है, कम होती है, यहाँ पे ज्यादा होती है। देखिए एसएलआर जब बढ़ता है तो अधिक धन सरकार सोने में रखते हैं, ठीक है, सरकार सोने में रखते हैं और ऋण क्या हो जाता है, कम हो जाता है और धन की जो आपूर्ति है वो भी कम हो जाती है। लेकिन यहाँ पे जब एसएलआर घटने पर ऋण क्या हो जाता है, बढ़ जाता है और धन की आपूर्ति भी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। अब प्रत्यक्ष चयनात्मक नीतिगत उपकरण, सिलेक्टिव, ये विशेष क्षेत्र उद्योगों को ऋण का प्रवाह को प्रभावित करते हैं। जो ऋण का एक फ्लो बनता है, प्रवाह होता है, उसको ये प्रभावित करते हैं। मार्जिन आवश्यकता, देखिए आरबीआई मार्जिन बढ़ाता है, ऋण कम मिलता है और सट्टा गतिविधि कम। जब आरबीआई मार्जिन बढ़ाता है तो क्या होता है कि ऋण जो है वो कम मिलता है और सट्टा गतिविधि यहाँ पे कम होती है। मार्जिन घटता है तो ऋण बढ़ जाता है और जब वो आरबीआई मार्जिन बढ़ाता है तो ऋण क्या हो जाता है, वहां पे बढ़ जाता है और यहाँ पे जब वो मार्जिन को बढ़ा देता है तब वो ऋण कम मिलता है। लेकिन जब मार्जिन घट जाता है उसका, आरबीआई जब घटा देता है तो ऋण की जो मात्रा होती है वो बढ़ जाती है। उपभोक्ता ऋण विनिमय कैसे होता है, कंज्यूमर क्रेडिट, ये कैसे होता है, रेगुलेशन, किस्तों में ईएमआई और डाउन पेमेंट को नियंत्रित कर ऋण सस्ता महंगा किया जा सकता है। देखिए ईएमआई और या फिर डाउन पेमेंट, जैसे हम मतलब बहुत जीरो से स्टार्ट करते हैं या फिर ईएमआई हम भरते हैं हर महीने की, तो नियंत्रित कर ऋण को सस्ता भी कर देता है और वो महंगा भी किया जा सकता है ईएमआई के द्वारा और डाउन पेमेंट के द्वारा। नैतिक बल जो होता है तो उसके लिए आरबीआई बैंक को सुझाव निर्देश देता है। आरबीआई कहता है बैंकों को सुझाव देता है, निर्देश देता है ऋण किस क्षेत्र में अधिक हो या कम दे। उसको ये समझ में आता, उसको ये सलाह देता है, सुझाव देता है कि हम ऋण किस क्षेत्र में अधिक प्रदान करें और या किस क्षेत्र में कम दें। आरबीआई नियम न मानने वाले बैंकों पर दंड, कड़े निर्देश जारी करता है। आरबीआई और क्या करता है कि अगर उसके कोई नियमों को नहीं मानता है तो उसके लिए उसके पास दंड भी देने का है अधिकार और कड़े निर्देश जारी कर देता है। वो मतलब उनकी कंप्लेन कर देता है, बैंकों पर दंड देने का निर्देश देता है और कड़े
जो उसके नियम बनाए हैं उसके आदेशों का उसको पालन करना जरूरी होता है। जो नहीं करेगा तो उसको दंड भी मिलेगा और कड़े निर्देश जो जारी और स्ट्रिक्ट रूल्स भी वो बना सकता है, कड़े रूल्स भी वो बना सकता है। मौद्रिक नीति के सट्टा उद्देश्य, सट्टा उद्देश्य ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी। आरबीआई मौद्रिक नीति बनाकर देश की आर्थिक स्थिरता को बनाए रखने में मदद करता है। देखिए आरबीआई क्या करता है, समय समय पर अपना कंट्रोल करता है, देश की जो आर्थिक स्थिरता है उसको बनाए रखता है, उस पर कंट्रोल करता है। इसके वो प्रमुख उद्देश्य क्या है वो देखते हैं कि मूल्य स्थिरता की स्टेबिलिटी कैसे आए, मूल्य स्थिरता कैसे हो, प्राइस स्टेबिलिटी कैसे हो। तो मुद्रा स्फीति अधिक हो तो उसे नियंत्रित करता है। मान लीजिए मुद्रा स्फीति हो रही है, मुद्रा ज्यादा हो रही है, तो उसको किस प्रकार कंट्रोल करना है वो आरबीआई करता है। उसको नियंत्रित करना, उसका एक बैलेंस बना के रखना, संतुलन बना के रखना, वो आरबीआई का काम होता है। अगर मुद्रा में अधिकता आ गई, मुद्रास्फीति हो गई। आर्थिक वृद्धि को प्रोत्साहन देना, प्रमोटिंग इकोनॉमिक ग्रोथ, ऋण को सस्ता करके निवेश बढ़ाना। अब ऋण अगर सस्ता होगा तो निवेश बढ़ेगा, है ना। ऋण अगर सस्ता होगा ज्यादा लोग लेंगे, ऋण भी लेंगे ज्यादा अगर ऋण सस्ता होगा तो इस प्रकार ऋण को सस्ता करके वो निवेश को बढ़ाता है। पूर्ण रोजगार, फुल एम्प्लॉयमेंट, रोजगार अवसर बढ़ाने के लिए ऋण उपलब्ध कराना। अब रोजगार के अवसर देने के लिए, रोजगार के अवसर को बढ़ाने के लिए वो क्या करता है कि ऋण उपलब्ध कराता है, ऋण प्रदान करता है, ऋण देता है। भुगतान संतुलन में स्थिरता, भुगतान में संतुलन किस प्रकार से बना रहे, इसमें किस प्रकार स्थिरता है उसको देखता है। विदेशी व्यापार और विदेशी मुद्रा प्रबंधन में संतुलन बनाए रखता है। विदेशी व्यापार जो है, विदेशों से जो व्यापार होते हैं और जो विदेशी मुद्रा का आवागमन होता है उसमें प्रबंधन में संतुलन बनाए रखना, बैलेंस बनाए रखना। वित्तीय स्थिरता, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, बैंकिंग प्रणाली और वित्तीय बाजार को सुरक्षित और स्थिर रखना। किस प्रकार से बैंकिंग जो प्रणाली है उस पर उसका कंट्रोल होता है और वित्तीय जो बाजार है, मार्केट है, उसको किस प्रकार सुरक्षित भी रखना और उनमें स्थिरता बनाए रखना। ठीक है, कि उनमें स्थिरता बनी रहे, वित्तीय स्थिरता बनी रहे, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी बनी रहे, बाजार जो है, वित्त बाजार है, उनको किस प्रकार से सुरक्षित रखा जा सके, बैंकिंग प्रणाली, वित्तीय बाजार और उनको किस प्रकार से सुरक्षित रखे और उनमें किस प्रकार से स्थिरता बनी रहे। साख नियंत्रण, किस प्रकार से साख नियंत्रण करना, क्रेडिट कंट्रोल करना, वो भी आरबीआई करता है। अनावश्यक और सट्टा ऋण को रोककर उचित क्षेत्र में ऋण प्रवाह सुनिश्चित करता है। वो क्या करता है कि अनावश्यक या फिर जो अनावश्यक ऋण होता है, सट्टा ऋण होता है, उसको क्या करता है वो रोक देता है और उचित क्षेत्रों में ही ऋण प्रदान करता है। ठीक है, लोग ऐसे सट्टा उद्देश्य के हिसाब से ऋण लेते हैं या फिर अनावश्यक कार्यों को, तो उसको कंट्रोल रोक देता है और अन्य क्षेत्रों में जहां जरूरत होती है वहां पे ऋण प्रदान करता है। विकासात्मक उद्देश्य, उसका एक उद्देश्य होता है विकास, डेवलपमेंट ऑब्जेक्टिव्स लेकर चलता है उद्देश्य कि कृषि, एमएसएमई, ग्रामीण क्षेत्रों में आदि ऋण को देकर विकास को बढ़ावा देगा। देख रही आरबीआई का भाई आजकल आप देख रहे हैं किसान लोग जो है वो ज्यादा से ज्यादा ऋण बैंकों से उन्हें बड़े आसानी से मिल जाता है, जिससे वो कृषि में नए नए उपकरणों का उपयोग करते हैं और नए नए खाद बीजों का उपयोग करते हैं और अपनी कृषि को और बेहतर बनाते हैं, जिससे हमारे देश का विकास होता है। तो वो आरबीआई का ये है कि भाई अगर देश का विकास करना है तो ग्रामीण कृषि का विकास करना है, ग्रामीण क्षेत्रों में कोई उद्योग धंधे हो रहे हैं उनको भी ऋण देता है और उनके उद्योग धंधों में भी अगर वो खोलते हैं, उसमें उत्पादन करते हैं तो उससे भी हमारे देश का विकास होता है। तो वो इस तरह के कार्य करता है कि जिससे हमारे देश का विकास हो। तो कृषि के लिए ऋण देना, कोई विकास उद्योग धंधे कर रहा है उसके लिए भी ऋण देकर विकास को बढ़ावा देता है आरबीआई। भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई मुद्रा की मात्रा यानी मनी सप्लाई को नियंत्रित करने के लिए कई नीतिगत उपकरण, पॉलिसी टूल्स का उपयोग करते हैं। इन्हें 3 प्रमुख श्रेणियों में रखा गया है। भारतीय रिजर्व क्या करता है, रिजर्व बैंक आरबीआई मुद्रा की मात्रा को क्या करता है, सप्लाई, मुद्रा की मात्रा को क्या है, मनी सप्लाई को नियंत्रित करता है और इसके लिए वो कई भी नीतिगत उपकरण को अपना सकता है, पॉलिसी टूल्स का उपयोग करता है। इसके लिए कुछ श्रेणियों में बांटा गया है कि कभी भी मुद्रा जो है वो कंट्रोल से बाहर ना हो, ज्यादा ना हो, कम ना हो, उसको किस प्रकार से नियंत्रित करना। मात्रात्मक नीतिगत उपकरण, एक उपकरण ये है उसका, उसने 3 उपकरण श्रेणियों में बांटा गया है, उसको हम देखते हैं यहाँ पे। ये उपकरण पूरी अर्थव्यवस्था में समान रूप से मुद्रा की मात्रा को प्रभावित करते हैं। जो मात्रात्मक नीतिगत उपकरण है, क्वांटिटेटिव वाले तो है, ये उपकरण क्या करते हैं, पूरी अर्थव्यवस्था जो है हमारे देश की उसमें समान रूप से मुद्रा की जो मात्रा है उसको प्रभावित करते हैं।
कि मुद्रा की मात्रा कितनी है, यहाँ पे मात्रात्मक नीतिगत उपकरण मुद्रा की मात्रा के हिसाब से उसको प्रभावित करते हैं। अब बैंक दर नीति, एक बैंक रेट पॉलिसी, आरबीआई द्वारा वाणिज्यिक बैंकों को, व्यवसायिक जो बैंक है उनको दिए जाने ऋण पर जो ब्याज दर लगती है उस बैंक को, उसे बैंक दर कहते हैं। जो आरबीआई वाणिज्यिक बैंकों को जो बैंक ऋण देता है उस पर जो ब्याज दर लगाई है तो उसे क्या कहते हैं, बैंक दर कहा जाता है। अब बैंक दर अगर बढ़ाई गई तो कर्जा महंगा हो गया, ऋण कम हो गया, मुद्रा पूर्ति घट गई। अगर बैंक की दर बढ़ गई, जो बैंकों को ऋण दिया गया उनसे जो ब्याज दर लगती है उसे क्या कहते हैं, बैंक दर कहते हैं। ठीक है, तो वाणिज्यिक बैंकों को दिए जाने वाले ऋण पर जो ब्याज दर लगती है उसे क्या कहते हैं, बैंक दर। अब अगर बैंक दर बढ़ गई है तो कर्ज भी क्या होगा, महंगा हो जाएगा, और ऋण भी कम हो जाएगा, और मुद्रा की जो आपूर्ति है वो घट जाएगी, सप्लाई जो है मुद्रा की वो घट जाएगी। बैंक दर घटाई, अगर यहाँ पे हमने क्या किया, बैंक दर बढ़ाई, यहाँ पे हमने बैंक दर को घटाया। अगर हमने बैंक दर को घटा दिया है तो कर्जा जो लेना होगा कि वो क्या सस्ता हो जाएगा, और ऋण बढ़ जाएंगे, ऋण बढ़ जाएगा, कर्जा आसानी से ले सकते हैं, और मुद्रा की जो आपूर्ति है, सप्लाई है वो बढ़ जाती है, क्योंकि यहाँ पे बैंक दर घट गई है, बैंक दर घट गई है, जिसके कारण कर्जा लेना आसान हो जाएगा, सस्ता हो जाएगा, ऋण भी बढ़ जाएगा, और जो मुद्रा की आपूर्ति है वो भी बढ़ जाती, सप्लाई मुद्रा की ज्यादा होती है। खुला बाजार संचालन, ओपन मार्केट ऑपरेशन, ओएमओ, आरबीआई सरकारी प्रतिभूतियों, गवर्नमेंट जो सिक्योरिटीज रखा की खरीद बिक्री करता है, क्या करता है, खरीदता भी है, और जो कुछ प्रतिभूतियां है सरकारी उनको खरीदता भी है और बेचता भी है। आरबीआई बेचता है, बैंकों से पैसा निकालता है, आरबीआई क्या कहता है, प्रतिभूतियां बेचता है और बैंकों से पैसा निकालता है। मुद्रा आपूर्ति घटती है, आरबीआई खरीदता है, बैंकों को पास पैसा बढ़ता है, मुद्रा आपूर्ति बढ़ जाती है। अगर बैंकों से पैसा निकालता है, मुद्रा आपूर्ति अगर मान लीजिए घटती है, मुद्रा की सप्लाई कम हो जाती है, तो आरबीआई क्या करता है, खरीदता है, और इससे क्या होता है, उसके बैंकों के पास पैसा बढ़ जाता है, और अगर पैसा बढ़ जाता है तो जाहिर सी बात है कि मुद्रा की आपूर्ति भी ज्यादा होगी, तो मुद्रा की आपूर्ति बढ़ जाती है। लेकिन यहाँ पे हमने देखा कि आरबीआई क्या करता है, जब बैंकों से पैसा निकालता है तो मुद्रा आपूर्ति क्या होती है, घट जाती है। अगर वो पैसों से बैंकों से पैसा निकालता है तो मुद्रा आपूर्ति, लेकिन अगर आरबीआई खरीदता है, तो अगर प्रतिभूतियां खरीदता है, ये सब खरीदता है, तो उसके पास पैसा बढ़ जाता है और आपूर्ति भी मुद्रा की बढ़ जाती है। खुला बाजार संचालन, इसके बारे में हम पढ़ रहे हैं यहाँ पे। नगद आरक्षित अनुपात, सीआरआर, कैश रिजर्व रेशियो। अब देखिए, बैंकों को अपनी जमा राशि का एक हिस्सा किसके पास रखना पड़ता है, आरबीआई। सारे बैंकों को अपना एक जमा हिस्सा जो है वो आरबीआई के पास जमा करना पड़ता है, आरबीआई के पास रखना होता है। अब क्या होता है कि जब सीआरआर बढ़ता है तो बैंकों के पास कर्ज देने के लिए कम पैसा होता है, मुद्रा की आपूर्ति क्या हो जाती है, घट जाती है। अगर बैंक के पास ही कर्ज देने के लिए पैसा कम होगा तो मतलब कि मुद्रा की जो पूर्ति है वो कम हो रही है, मुद्रा की आपूर्ति जो है वो घट रही है। सीआरआर घटे, अगर सीआरआर बढ़ता है तो कर्ज देने के लिए पैसे कम हो जाते हैं और मुद्रा आपूर्ति घट जाती है। लेकिन अगर यहीं पे सीआरआर घट जाता है तो बैंकों के पास क्या होता है, पैसा अधिक हो जाता है और मुद्रा आपूर्ति भी बढ़ जाती है। अगर बैंकों के पास पैसा ज्यादा आ गया है तो मुद्रा की जो आपूर्ति है वो ज्यादा हो जाएगी, तो यहाँ पे बढ़ जाती है। तो यहाँ पे ये दोनों चीजें बहुत ध्यान देने वाली बात है कि सीआरआर बढ़ता है तो क्या होता है और सीआरआर जब होता है घटता है। सीआरआर होता क्या है कि सारे बैंकों को अपनी एक जमा राशि का हिस्सा आरबीआई के पास जमा के रूप में रखवाना पड़ता है। अब वैधानिक तरलता अनुपात, एक है एसएलआर। एसएलआर क्या होता है, एसएलआर बैंकों को अपनी जमा राशि का एक हिस्सा स्वयं के पास नगद, सोना या सरकारी बॉन्ड में रखना होता है। एसएलआर वो होता है जो बैंक है, जब कोई भी जमा राशि है उसका एक हिस्से के रूप में उनको नगद अपने पास रखना पड़ता है। नगद सोना हो या सरकारी हो, बॉन्ड हो, उनको रखना पड़ता है कि कभी भी अगर ग्राहकों का कर्जा उस पे हो जाए या फिर कुछ लॉस हो जाए ऐसा, तो उसको भरपाई कर पाए। तो एसएलआर अगर बढ़ेगा तो क्या होगा, यहाँ पे ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि सीआरआर और एसएलआर, ये दोनों का कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। तो एसएलआर बढ़ता है तो क्या होता है, अगर एसएलआर बढ़ जाता है तो ऋण देने की जो क्षमता है वो घट जाती है। अगर एसएलआर बढ़ता है तो जो ऋण देने की क्षमता होती है बैंक की वो घट जाती है और मुद्रा पूर्ति क्या होती है, कम हो जाती है, मुद्रा की सप्लाई ही कम हो जाती है और जब ऋण देने की क्षमता जो है वो भी घट जाती है। अगर एसएलआर घट जाता है तो क्या होता है, देखिए अगर एसएलआर बढ़ता है तो ऋण देने की क्षमता भी कम हो जाती है और मुद्रा की आपूर्ति भी कम हो जाती है। लेकिन अगर एसएलआर घट जाता है, उल्टा अपोजिट, तो ऋण देने की क्षमता क्या हो जाती है, बढ़ जाएगी
और मुद्रा जो है उसकी सप्लाई भी बढ़ जाती है, मुद्रा की आपूर्ति भी बढ़ जाती है। गुणात्मक नीति उपकरण, ये उपकरण विशिष्ट क्षेत्रों या विशिष्ट प्रकार के ऋणों को प्रभावित करते हैं। मार्जिन आवश्यकता, ये हमने अभी पहले भी देखा है कि ऋण देते समय प्रतिभूति के मूल्य का कितना हिस्सा स्वयं देना होगा। जो हमने प्रतिभूतियां रखी है उसके कितना हिस्सा हमें स्वयं को देना होगा ऋण देते समय। मार्जिन बढ़ाने पर ऋण कम, मुद्रा आपूर्ति घट जाती है। अगर हमने मार्जिन बढ़ा दिया थोड़ा तो ऋण क्या हो जाता है, कम हो जाता है, मुद्रा आपूर्ति भी वहां पे कम हो जाती, घट जाती है। ऋण नियंत्रित निर्देश, आरबीआई ये तय कर सकता है कि बैंक किस क्षेत्र में कितना ऋण दे। अब आरबीआई का ही डिसीजन रहेगा, वही ये तय करता है कि बैंक किस क्षेत्र में कितना ऋण दे, कहीं कहाँ पे ऋण देना उचित है, कहाँ पे अनावश्यक है, कहाँ नहीं देना चाहिए, तो ये आरबीआई तय करता है। नैतिक आग्रह, अब आरबीआई सलाह या अनुरोध के माध्यम से बैंकों से अपनी नीतियों का पालन करवाता है। अब आरबीआई क्या करता है, सलाह भी देता है और अनुरोध भी करता है, उनसे रिक्वेस्ट भी करता है, उसके माध्यम से बैंकों से जो अपनी उसने नीतियां बनाई है उनका पालन करवाता है। जो उसने कुछ नीतियां बनाई, कुछ नियम बनाए, उनका पालन वो करवाता है। तो वो अनुरोध भी करता है और सलाह के द्वारा भी। जैसे अनावश्यक कर्ज ना बढ़ाए, वो ये सलाह देता है कि भाई अनावश्यक कर्ज ना बढ़ाया जाए। संवेदनशील क्षेत्रों में कर्ज घटाए, संवेदनशील जो क्षेत्र है उनमें कर्ज को क्या कर देना चाहिए, घटा देना चाहिए। प्रत्यक्ष कार्रवाई, डायरेक्ट एक्शन, आरबीआई बैंक को दर पर दंड लगाना, लाइसेंस रद्द कर देना या विशेष निर्देश देता है। आरबीआई अगर कुछ गलत हो रहा है या उसकी बात नहीं मानी जा रही है, उसके बनाए नियमों पर नहीं चला जा रहा है, अन्य बैंक नहीं चलते, तो आरबीआई बैंकों पर क्या करता है, दंड लगा देता है, उनके लाइसेंस रद्द कर देता है ना, और उनको विशेष निर्देश के अंतर्गत ही फिर कार्य करना पड़ता है, ऐसे निर्देश जारी कर देता है। निष्कर्ष क्या है कि मात्रात्मक उपकरण पूरी अर्थव्यवस्था में मुद्रा आपूर्ति को नियंत्रित करते हैं। जो हमने मात्रात्मक उपकरण पढ़े हैं वो पूरी अर्थव्यवस्था में मुद्रा की जो सप्लाई आपूर्ति उसको कंट्रोल करके रखते हैं। गुणात्मक उपकरण क्या करते हैं कि विशिष्ट क्षेत्रों में ऋण प्रवाह को नियंत्रित करते हैं। गुणात्मक उपकरण जो हमने पढ़े हैं उसमें क्या होता है, कोई विशिष्ट क्षेत्र है, जो विशेष क्षेत्र है, उनमें जो ऋण का फ्लो होता है, प्रवाह होता है, उसको कंट्रोल करते हैं कि भाई बहुत ऋण दिया जा रहा है तो उसको किस प्रकार से उस प्रवाह को कम किया जा सके, कंट्रोल में रखा जा सके, उसका संतुलन बनाया जा सके। मुद्रा का विमुद्रीकरण, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। विमुद्रीकरण अभी आपने देखा होगा की परिभाषा, जब सरकार किसी देश में प्रचलित मुद्रा, नोट, सिक्के के वैधानिक चलन को समाप्त कर देती है, अर्थात वे नोट अब वैध मुद्रा नहीं रह जाते, इस प्रक्रिया को विमुद्रीकरण कहा जाता है। देखिए क्या होता है कि मुद्रा जो है वो वैधानिक होती है, भाई हम मुद्रा जो है वो सार्वभौमिक है, सभी मतलब उसका यूज करते हैं और मान्यता सरकार के द्वारा मान्य मुद्रा है, तभी हम सब लेते हैं। अगर सरकार ने उसे अमान्य कर दिया, उसकी वैल्यू खत्म कर दी, तो उस मुद्रा की कोई वैल्यू नहीं, चाहे वो 2000 का नोट हो, चाहे कितना भी ज्यादा हो। लेकिन अगर उसकी वैल्यू है तो फिर वो मायने रखेगी, चाहे वो 5 रुपए ही हो। तो अब यहाँ पे जब सरकार किसी देश में प्रचलित मुद्रा, नोट, सिक्के को वैधानिक चलन को समाप्त कर देती है, जैसा कि मोदी जी ने किया था, तो अर्थात वे नोट जो है उनकी वैधता को खत्म कर देती है, उनको रद्द कर दिया। जैसे मोदी जी ने 500 के जो नोट थे उनको रद्द कर दिया, तो वो उसकी कोई वैल्यू नहीं रह गई, चाहे हमारे पास कितने भी 500 के नोट हो, पर उसकी कोई वैल्यू नहीं रह गई। तो रातों रात वो एक्शन लिया गया था, वो निर्णय लिया गया था और फिर सबने बैंकों से पैसे एक्सचेंज करवाए अपने, क्योंकि 500 की कोई वैल्यू जो थी वो खत्म कर दी गई थी, उसकी कोई वैल्यू नहीं थी। इस प्रक्रिया को विमुद्रीकरण कहा जाता है, जब वैधानिक चलन को समाप्त कर दिया जाता है, अर्थात वो जो नोट है अब वो वैध मुद्रा नहीं मानी जाती, उसकी वैधता जो है वो खत्म हो जाती है, वैधानिक नहीं रहता तब। ठीक है, अब सरल शब्दों में अगर हम देखें, किसी खास मूल्य के नोटों को बंद करना या अमान्य घोषित करना ताकि वो बाजार में उपयोग ना हो सके। ये भी दूसरे शब्दों में अगर हम देखें कि विमुद्रीकरण क्या है मुद्रा का, तो ये हम कह सकते हैं कि कोई खास मूल्य के नोटों को बंद कर देना, 1000, 2000, 5000, 500 के नोटों को बंद कर, उनकी वैल्यू खत्म कर देना, उनको अमान्य घोषित कर देना कि अब इसकी कोई वैल्यू नहीं, ये नोट नहीं चलेंगे, ताकि वो बाजार में उपयोगी ना, वो आप जब चलेंगे नहीं तो बाजार में कोई क्यों लेगा आपसे। तो मुद्रा का विमुद्रीकरण, विमुद्रीकरण क्यों किया जाता है? सरकार निम्न उद्देश्यों से विमुद्रीकरण करती है, लागू करती है। कैसे? काले धन पर रोक लगाना। अभी जब मोदी जी ने इसका रातों रात नोटबंदी किया था, उससे क्या हुआ, बहुत सारे काले धन सामने आए, क्योंकि जिनके पास पैसे बहुत सेफ थे, जिन्होंने काले धन जमा करके रखे थे, वो अब उसकी कोई वैधता ही नहीं रह गई, वो पैसे चलेंगे ही नहीं, इससे सामने जो काले धन है वो बाहर निकल आए।
जो भ्रष्टाचार और नकली नोटों का, जो नकली नोट थे वो भ्रष्टाचार जो हो रहे थे देश में, लोग सबसे ऐसी रिश्वत ले रहे थे, घूस ले रहे थे, तो उनको भी खत्म किया गया इसके द्वारा। अवैध गतिविधियों पर नियंत्रण, जो गतिविधियां वो अवैध है, वैधानिक नहीं है, इलीगल है, तो उन पर भी नियंत्रण किया गया। डिजिटल लेन देन को बढ़ावा दिया गया, डिजिटल जो लेन देन है उसको बढ़ावा दिया गया है ना, ऑनलाइन जो प्रक्रिया है उस पर फोकस किया गया। आर्थिक पारदर्शिता बढ़ाना, कि आर्थिक जो पारदर्शिता है वो बढ़ाए, मतलब कि जो चीजें हैं वो सामने आए, छुप के ना हो कोई चीज, करप्शन ना हो, भ्रष्टाचार ना फैले, सब में पारदर्शिता बनी रहे। भारत में विमुद्रीकरण के कुछ उदाहरण है। 1946 में 1000 और 10,000 के नोट बंद कर दिए गए थे 1946 में। 1978 में फिर से 1000 से 5000 और 10,000 के नोट बंद कर दिए थे 1978 में। फिर 2016 में जब मोदी जी ने किया था 500 और 1000 के पुराने नोटों को बंद कर दिया था। तो ये आपको सन याद रखना है, किन किन नोटों का विमुद्रीकरण किया गया, बंद किया गया, वो देखना है आपको। तो फिर से 1000 और 500 और 10,000 के नोट बंद किए गए। फिर 2016 में मोदी जी ने 500 और 1000 के पुराने नोटों को बंद करा दिया कि अब ये नोट नहीं चलेंगे। विमुद्रीकरण के प्रभाव, सकारात्मक प्रभाव, नकली नोटों में कमी आ गई, जो नकली नोट बने तो उसमें कमी आ गई। डिजिटल भुगतान जो रहा था उसमें वृद्धि हुई, जो ऑनलाइन प्रक्रिया थी, डिजिटल जो प्रक्रिया थी, डिजिटल जो भुगतान हो रहे थे उनमें बढ़ोतरी आई। कर आधार टैक्स में बेस में भी वृद्धि आई। बैंकिंग प्रणाली में भी जमा बढ़ी, जो बैंकिंग प्रणाली उसमें भी जमा की प्रवृत्ति बढ़ गई। नकारात्मक प्रभाव क्या पड़े, देखिए कुछ तो सकारात्मक प्रभाव थे विमुद्रीकरण के प्रभाव, इसमें हमने सकारात्मक देखा, पॉजिटिव थे। अब हम कुछ निगेटिव भी देख लेते हैं कि कुछ समय के लिए नकदी की कमी आ गई। भाई जब नोट बंद हो गए चलना, सबके पास 500 के नोट बहुत थे भारी मात्रा में और वो नोट ही बंद हो गए, तो उस समय क्या हो गया कि कुछ समय के लिए नकद जो कैश था उसमें कमी आ गई। छोटे दुकानदार और ग्रामीण क्षेत्रों की कठिनाई, जो छोटे दुकानदार है और ग्रामीण क्षेत्रों में लोग रहते हैं उनके पास तो इतनी सुविधाएं नहीं होती है, तो ऐसे क्षेत्रों में उनको ज्यादा कठिनाई का सामना करना पड़ा जब पैसे बंद हो गए। आम जनता को नोट बदलने में बहुत परेशानी हुई, आम पब्लिक जो है वो बहुत परेशान हुई, वो चक्कर काट रही बैंकों के, उनको नोट अब चल नहीं रहे तो कैसे होगा जो नोट, और कुछ टाइम लिमिट था कि इतने दिन के अंदर ये नोट चेंज कर लिया जाए, नहीं तो फिर उनकी कोई वैल्यू नहीं रहेगी। तो आम जनता को भी नोट बदलने में बहुत परेशानी हुई। निष्कर्ष, विमुद्रीकरण एक ऐसी प्रक्रिया जिससे सरकार कुछ मुद्रा को अमान्य कर देती है, कुछ मुद्रा की वैल्यू जो है खत्म कर देती है, ताकि अर्थव्यवस्था जो है उसमें पारदर्शिता आए, कुछ छुपा ना रहे, और अवैध जो गतिविधियां हो रही है, जो छुप छुपा कर कुछ ऐसी गतिविधियां हो रही है जो नहीं होना चाहिए, जो हमारे देश के लिए नुकसान है, भ्रष्टाचार को फैला रहे हैं, करप्शन को फैला रहे हैं, तो इन सब चीजों पर रोक लगे अर्थव्यवस्था में, और पारदर्शिता है, जो जो सब लोग छुप कर रिश्वत ले रहे हैं और बहुत सी चोरी कर रहे हैं, कर की चोरी कर रहे हैं, तो उन पर उनके लिए ये बहुत अच्छा था कि हमारे देश से जो करप्शन है वो खत्म हो, भ्रष्टाचार खत्म हो और हमारी अर्थव्यवस्था में पारदर्शिता को लाया जा सके। तो इस प्रकार से हमने देखा कि किस प्रकार से कौन कौन से नीतिगत उपकरण अपनाए गए मुद्रा के क्षेत्र में, किस प्रकार से मुद्रा का विमुद्रीकरण किया गया, और किस प्रकार से हमने देखा कि मुद्रा जो है उसके लिए बैंक जो है आरबीआई है वो क्या क्या एक्शन ले सकता है, कब अपना कंट्रोल कर सकता है, किस प्रकार वो बैंकों में ऋण जमा करता है और किस प्रकार से लोगों को ऋण प्रदान करता है, मुद्रास्फीति कब होती है, मुद्रा संकुचन कब होता है, तो इन सब चीजों को इसमें हमने देखा। और मुद्रा का विमुद्रीकरण किस प्रकार से हुआ और कैसे हुआ, और अगर हुआ है तो उसमें क्या परेशानी आई, क्या सकारात्मक प्रभाव पड़े, क्या नकारात्मक, क्या पॉजिटिव चीजें हुई और क्या निगेटिव, दोनों चीजों को हमने इस लेसन में देखा। आज का ये टॉपिक यहीं पे एंड होता है। सिंपल शब्दों में कहें तो सेंट्रल बैंक मनी सप्लाई को पॉलिसी टूल्स के थ्रू कंट्रोल करता है और मार्केट में मुद्रा की डिमांड को घटा या बढ़ा सकता है, और ये दोनों मिलकर इकोनॉमिक फ्लो को बैलेंस करते हैं। तो आज का ये टॉपिक आपको कैसा लगा? अगर टॉपिक अच्छा लगा है तो टॉपिक को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। बने रहिए फ्यूके एजुकेशन के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।